नमस्कार दोस्तों। भूगोल का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं। कई लोगों को इनमें कंफ्यूज रहता है, तो आज हम भूगोल की शुरुआत करते हैं। और भूगोल की शुरुआत में ही आज हम जो है सबसे पहले शुरुआत करेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से, क्योंकि ये सबसे बेसिक पॉइंट है। और ये इसका अगर आपके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है या आप इसे अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं तो फिर आपको कई चीज़ों में समस्याएं होती है। तो सबसे पहले हम आज इनसे ही अपने भूगोल की शुरुआत करेंगे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो किसी बिंदु की उपस्थिति के निर्धारण का पता लगाने के लिए ये दो रेखाओं की कल्पना की गई है। एक तो आपकी अक्षांश रेखा हो गई, दूसरी आपकी देशांतर रेखा हो गई। इन सब का काम क्या है? कहीं की भी स्थिति पॉइंट को हमको अगर पता करना है तो हमें पता है कि इधर से ये देशांतर हो गई है, ये अक्षांश हो गई है। तो अगर ये पॉइंट हमें पता है तो हमें पता है कि ये किस अक्षांश से गुजर रहा है। अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो ये दोनों क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर वास्तव में इस प्रकार की कोई भी लाइनें नहीं खींची गई है। ये केवल क्या है? अध्ययन की दृष्टि से इन लाइनों को खींचा गया है। और पृथ्वी की अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्षैतिज रूप से खींची गई रेखाएं, अगर ये जो सीधी है इस प्रकार से, ये अर्थ हो गया, और इसमें ये इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये जो क्षैतिज रेखाएं जितनी भी है ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी की सतह पर जो है लंबवत रूप से खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती है इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये अगर सीधी लेटी जो रेखाएं, याद रखने के लिए आप सीधे रखें, जो सीधी लेटी रेखाएं हैं वो अक्षांश हो गए। अक्ष अक्ष से गुजरती हुई अक्षांश, और देशांतर ये डी नीचे की तरफ जो रेखाएं खींची गई है, ये आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे। ये अक्षांश सीधी रेखाएं हो गई और देशांतर ये लंबी रेखाएं हो गई जो ग्लोब पर नीचे ऊपर खींची गई है। अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो पृथ्वी के लिए जो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आपका सूर्य है। देखो अब यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं और ये क्यों जरूरी है। तो सूर्य से जो किरणें निकलती है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। अब क्या होता है, कहीं कहीं तो सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं ये पृथ्वी है तो जो तो ये मध्य वाला भाग है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है। लेकिन जो किनारे वाले भाग है यहाँ पे तिरछा पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो, जो यहाँ पे जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये वितरित हो रहा है ज्यादा। और यहाँ पे एक जगह फोकस होकर पड़ता है तो यहाँ पे ऊर्जा अधिक होती है। इसलिए आप अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में जो है गर्मी होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, किंतु इसकी तीव्रता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, जो कि बात अभी तक मैं कर चुका हूँ। अगर सूर्य के प्रकाश के वो आधार मानकर अगर हम इसको अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है जो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। याद रखेंगे जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। आपका अगर जिसे पूर्व पश्चिम का पता नहीं है तो याद रखेंगे आपका जो हाथ है, फोन जो आपकी किताब है, किताब में जब आप लिखते हैं तो आपके दाएं हाथ की तरफ होता है ये, इसे बोलते हैं पूरब। पूरब, और जो बाएं हाथ की तरफ है इसे बोलते हैं पश्चिम। और आपके सिर की तरफ का जो भाग हो गया इसको बोलते हैं उत्तर। और जो आपके पैरों की तरफ का भाग हो गया इसको बोलते हैं दक्षिण। तो ये इसकी दिशाएं होती है। तो जो पृथ्वी है, अगर हम सूर्य की किरणों के आधार पर बात करते हैं तो इस पर जो खींची गई रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। पूरब से कहाँ? पश्चिम की ओर। ये इस डायरेक्शन में ये रेखाएं खींची गई है। पृथ्वी ये जो रेखाएं हैं ये क्या करती है? पृथ्वी को जो है दो भागों, एक तो उत्तर में इस तरफ का जो भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया उत्तर, और ये वाला भाग हो गया दक्षिण। ये रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या कर रही है? पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, उत्तर और दक्षिण भागों में।
अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो पृथ्वी को जो पूर्व और पश्चिम में वर्गीकृत करती है। ये ग्लोब हो गया और ये आपके देशांतर रेखाएं हो गई। तो ये एक भाग तो इस तरफ हो गया, एक भाग इस तरफ हो गया। जो ये इस तरफ का भाग है, ये आपके दाएं तरफ का भाग, ये आपका पूर्वी भाग हो गया, और ये जो आपके बाएं तरफ का भाग है ये आपका पश्चिमी भाग हो गया। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो पृथ्वी के पास जो है एक अपना चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, जो फिर उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर की तरफ गति करती है। इसलिए देशांतर रेखाओं को जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है। तो याद रखेंगे, जो अक्षांश रेखाएं आगे पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, और देशांतर रेखाएं आपके उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो देशांतर रेखाओं का जो अध्ययन है वो मुख्य रूप से आपके समय निर्धारण के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच अंतर दिया गया है। तो अंतर ये है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ये क्षैतिज रेखाएं होती है, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं, या फिर इसको हम लंबवत रेखाएं भी कह सकते हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं ये आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है। उत्तर और दक्षिण, जो अक्षांश रेखाएं ये उत्तर और दक्षिण में विभाजित हैं, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं ये पूर्व से पश्चिम में विभाजित हैं। जो अक्षांश की मुख्य रेखा है वो है 0 डिग्री, और देशांतर 0 डिग्री देशांतर को जो है GMT आपने सुना होगा। GMT कहा जाता है ग्रीनविच मेन टाइम। ग्रीनविच मेन टाइम GMT का मतलब होता है जो रेखा द्वारा कहा जाता जो 0 डिग्री देशांतर को GMT रेखा कहा जाता है। ये जो मुख्य लाइन है जहाँ से जो है आपका समय कम शुरुआत मानते 12 बजे से इधर जो टाइम होता है। तो अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा को जो है डिग्री में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाती है। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी अर्थ है, यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये मान के चलिए ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी का अक्ष है। यहाँ से अगर हम ये इस पृथ्वी के प्रत्येक जगह से अगर हम इस केंद्र को मिलाते हैं, ये हमने यहाँ मिलाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बन रहा है, जैसे इस बिंदु से यहाँ पे बन रहा है 2 डिग्री का कोण, तो ये हो गया 2 डिग्री अक्षांश। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करते हैं तो अगर यहाँ पे 3 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये 3 डिग्री अक्षांश हो गया, ये 4 डिग्री अक्षांश हो गया। इस प्रकार से ये जो अक्षांश रेखाएं बनती है, ये अक्षांश बिंदु है, रेखाएं नहीं है। फिर इसी प्रकार जब हम इसको इस तरफ से लेते हैं, यहाँ से दोनों तरफ से, और बाद में क्या करते हैं, समान अक्षों को एक साथ मिलाते हैं, ये अक्षों को हमने एक साथ मिला दिया तो ये एक अक्षांश रेखा बन जाती है। इसी को जो अक्षांश रेखा कहा जाता है। दोनों तरफ के अक्षों को मिला के इसको बनाया जाता है। समान डिग्री वाले बिंदु को यहाँ पे लिखा है कि समान डिग्री वाले बिंदु को एक रेखाखंड से मिला दिया जाता है। अक्षांश किसी स्थान की जो है क्या करता है, अवस्थिति को जानने के लिए अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान या फिर बिंदु द्वारा विषुवत पर बनाए गए जो कोण है उसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा से किसी निश्चित कोणीय दूरी पर उपस्थित सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये क्या हो रहा है कि विषुवत रेखा से किसी निश्चित कोणीय दूरी पर उपस्थित सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जब हम अक्षांशों को इस प्रकार से मिलाते हैं, एक अक्षांश यहाँ हो गया, एक अक्षांश यहाँ हो गया, ये आपकी केंद्र हो गया, ये हमने जब मिलाए ये, तो एक काल्पनिक रेखा का निर्माण कर रहा है। वास्तव में इस प्रकार की कोई भी लाइन नहीं है। ये शुरुआत में ही ये चीजें मैंने बताई थी। तो अक्षांश रेखा की बात हम करते तो अक्षांश रेखा है, ये रेखा ना होकर क्या है, अक्षांश वृत्त है। इसे अक्षांश रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो इन रेखाओं का अध्ययन कहाँ करते हैं, ग्लोब पर करते हैं।
जब हम इसका अध्ययन मानचित्र पर करते हैं, जो आपके पास आपकी दीवार में एक मानचित्र लटका हुआ है, उस पर अगर हम देखते हैं तो जिस पर जो खींची गई है उसको हम रेखाएं कहते हैं। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ये अर्धवृत्त होते हैं। तो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के जो है समांतर होती है। अगर आप देखेंगे जितनी भी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, इस प्रकार से कहीं एक दूसरे को काटेगी नहीं। अगर हम संख्या की बात करते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है, अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब पर इसकी संख्या है 179 और मानचित्र पर देखें तो 90 उत्तर की तरफ हो गई और 90 दक्षिण की तरफ हो गई, एक आपकी मुख्य रेखा हो गई। तो 90-90 कितना हो गया, 180 और एक 181, तो टोटल 181 रेखाएं होती है। तो ये अगर हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र पर 181 रेखाएं हैं, जबकि आपका जो ग्लोब है, ग्लोब पर 179 रेखाएं उपलब्ध है। वैसी भूमध्य रेखा की अगर हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखा क्या है, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को से समान दूरी पर होती है। अगर हम बात करती है तो जो करते हैं जो हमें ये अक्षांश, ये इसको जो सबसे बीच वाली लाइन है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। तो ये क्या है, दो जो ये पृथ्वी है उसको दो गोलार्धों में बांटती है और दोनों गोलार्ध बराबर समान दूरी पर होता है, ये नॉर्थ और साउथ। इनकी अगर दूरी की बात करते हैं तो समान दूरी होती है क्योंकि मध्य वाली लाइन है। ये क्या हो रहा है कि जो दूरी पर स्थित एक काल्पनिक बिंदु रेखा है, यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो आपको बताया था, ये एक तो 0 डिग्री इसको कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसके अलावा विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये तीनों नाम जो है इस रेखा के कहे जाते हैं। अगर हम विषुवत की बात करते हैं तो विषुवत एक ग्रीक शब्द है। विषु का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। अगर हम विषुवत रेखा की बात करते हैं तो इस पर एकमात्र एक ऐसी रेखा है जिस पर वर्ष भर जो है सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, इसलिए ये क्षेत्र अधिक गर्म होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल का आप देख रहे होंगे कि जो स्थल भाग है ये उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार सर्वाधिक है। अब आते हैं इसका महत्व क्या है, अक्षांश रेखाओं का महत्व। तो अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो ये भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, तुम्हें पता है, जिससे क्या होता है, सूर्य तप की मात्रा अधिक होती है भूमध्य रेखा में, उष्मा का अवशोषण अधिक होता है, तापमान अधिक है, तो इसलिए जो यहाँ का क्षेत्र है वो गर्म प्रदेश होगा। अगर हम 90 डिग्री पर जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, तिरछा पड़ता है। तिरछा पड़ता है तो इससे क्या होगा, जो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता है वो कम हो जाएगी, और जब तीव्रता कम है तो फिर हमको ऊष्मा भी कम प्राप्त होगी, ऊष्मा कम प्राप्त होगी तो यहाँ का तापमान कम होगा। जब तापमान कम है तो ये प्रदेश कैसा हो जाएगा, शीत प्रदेश हो जाएगा, जबकि भूमध्य रेखा के आसपास का जो प्रदेश है वहाँ पे गर्म हो जा रहा है। तो तापमान की जानकारी के लिए हमारे पास क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो यानी अगर जितना अक्षांश ऊपर बढ़ता जाएगा उतना वहाँ पे क्या है, क्षेत्र शीत होता जाएगा या ठंडा होता जाएगा। जितने अक्षांश के हम नीचे आते हैं, 0 के आसपास पहुंचते हैं तो वो क्षेत्र कितना होता है, गर्म होते जाता है। तो ये एक तो इसका ये महत्व हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं जो इसको मैंने बांटा हुआ है, जो पृथ्वी है उसको हमने अलग अलग उसमें बांटा हुआ है। सबसे जो मध्य वाला भाग हो गया ये एक अर्थ है, इसको आप इस प्रकार से लीजिए, ये एक पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी जो सबसे मध्य वाला है जिसको हमने 0 डिग्री बोला, ये तो हो गया 0 डिग्री लाइन। और फिर जब हम इसके अगर हम नॉर्थ में चलते हैं यहाँ पर, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पे इसे बोलते हैं कर्क रेखा। और जब दक्षिण में 23.5 पे चलते हैं तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। योग्य आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा ये हो गई, मकर रेखा ये वाली हो गई। जब हम इसको और ऊपर चलते हैं 66.5 डिग्री तो इसको बोलते
अंटार्कटिक वृत्त, और जब यहाँ सब ऊपर आर्कटिक वृत्त ये ऊपर हो गया और ये अंटार्कटिक वृत्त हो गया नीचे की तरफ। और जब हम सबसे इधर जाते हैं तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये यहाँ नीचे की तरफ हो गया यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव। तो हमने ये इसको विभाजित कर रखा है, बीच में भूमध्य रेखा हो गया। नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले उत्तर कर्क रेखा आती है, फिर आर्कटिक वृत्त आता है, फिर ये आपका उत्तरी ध्रुव आता है। वैसे ही दक्षिण की तरफ जाते हैं तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे की तरफ होता है कि मकर रेखा, फिर उसके बाद होता है आपका अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ पे, और 90 डिग्री पे आपका ये हो गया दक्षिणी वृत्त या साउथ पोल कहते हैं जिसको हम। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो आपने देखा होगा 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके जो ऋतुएं होती है, जब आप देखते होंगे बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये सब जो इसका फर्क पड़ता है यहाँ पर। और दूसरा जो यहाँ ताप कटिबंध है, अब हम उसका अध्ययन करते हैं। तो कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र या प्रदेश या बेल्ट। अगर हम ताप कटिबंध की बात करते हैं तो ताप कटिबंध में सबसे पहले कटिबंध, कटिबंध का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र या फिर प्रदेश या फिर इसी को बेल्ट बोलते हैं। अब ताप कटिबंध जहाँ क्या होता है, तापमान संबंधी दशाएं या विशेषताएं एक समान होती है। ठीक है, ये जो शब्द है ग्रीक विद्वानों ने जो है ये जो आपका पृथ्वी का ताप कटिबंध है, इसका जो वर्गीकरण किया है ये ग्रीक विद्वानों द्वारा किया गया। तो इसमें 2 प्रकार के ताप कटिबंध इन्होंने बना रखे, 3 प्रकार के। एक तो आपका गर्म प्रदेश में आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। जो ठंडा प्रदेश है या फिर शीत प्रदेश है इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। और जो शीतोष्ण प्रदेश है इसको आपके शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। जहाँ उष्ण कटिबंध बंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो है तापमान संबंधी दशाएं हो गई या जलवायु संबंधी दशाएं हो गई, उनमें काफी समानताएं पाई जाती है। जो शीत कटिबंध है वहां पर भी ताप संबंधी जितनी संबंधी समानताएं देखने को मिलती है, और शीतोष्ण कटिबंध में भी एक समान दशाएं देखने को मिलती है। तो अगर हम इसको ग्लोब पर देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये शीत कटिबंध प्रदेश हो गया। और जो अगर हम 23.5 डिग्री से लेके 66 डिग्री के मध्य की बात करते हैं तो इस प्रदेश को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश। यानी यहाँ पे शीत भी है और उष्ण भी, यानी हल्का गर्म भी है और ठंडा भी है। जबकि जो ये वाला प्रदेश हो गया ऊपर वाला 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य, इस प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम बर्फ वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, यानी पूर्ण रूप से शीत प्रदेश है। वहीं अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ की बात करते हैं तो इस प्रदेश को उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। वैसे ही अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ दक्षिण से 66 डिग्री दक्षिण के मध्य भी आपका शीतोष्ण कटिबंध वाला प्रदेश आ गया। और इसके जो 66 डिग्री से नीचे है ये फिर दोबारा आपका शीत कटिबंध वाला प्रदेश आ जाता है। अगर हम उष्ण कटिबंध प्रदेश की बात करते हैं तो जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होता है ये आपका गर्म प्रदेश है। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं ग्लोब में तो इसका जो विस्तार है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके यानी साउथ से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण या साउथ। अगर हम इसकी नॉर्मली भाषा में बात करते हैं तो जो आपकी 2 रेखाएं खींची गई है, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन 2 रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी हमने आपके मानचित्र में भी, ये जो ग्लोब था उसमें भी हमने ये देखा है। सूर्य का प्रकाश जो वर्ष में कभी न कभी इस क्षेत्र में क्या होता है, लंबवत पड़ता है। जो आपका यहाँ पे हम दोबारा एक छोटा सा मैप ड्रॉ करते हैं, ये आपका क्षेत्र हो गया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का। यहाँ पर अगर ये आपकी भूमध्य रेखा मान के चलिए, ये जो प्रदेश है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार
कम से कम एक बार जो है सीधा पड़ता है। जैसे ये नीचे की तरफ सूर्य जब आता है, जब दक्षिणायन होता है तो इस क्षेत्र में लंबवत होता है, जब उत्तरायण होता है तो इस क्षेत्र में लंबवत पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विषुवत रेखा पर, अगर विषुवत रेखा की बात करते हैं जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं, यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश क्या होता है, लंबवत होता है। ये दो डेट याद रखेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दो तिथि को जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। वहीं अगर हम 21 जून की बात करते हैं तो 21 जून को जो आपकी कर्क रेखा है, 21 जून को जो कर्क रेखा है उस पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है या लंबवत पड़ता है। और अगर हम जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो फिर 22 दिसंबर को आपको मकर रेखा पर जो आपका सूर्य कैसा पड़ता है, सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। तो याद रखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 21 जून को आपका कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो ये प्रदेश है, अभी हमने इस प्रदेश की जो बात की है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, या फिर कर्क और मकर रेखा के बीच का प्रदेश। इस क्षेत्र में वर्ष भर जो तापमान क्या होता है, अधिक होता है। अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा के स्थानीय वितरण में अंतर पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है, जो कि आपके 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच आता है। ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे आपको हमेशा वर्षा देखने को मिलती है। अगर हम इस क्षेत्र की वनस्पति की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में आपके सदाहरित वनस्पतियां पाई जाती है। सदाहरित का मतलब हो गया कि इस पे जो है हमेशा पत्ते बने रहते हैं, हरे भरे पत्ते उपलब्ध होते हैं जितने भी यहाँ की वनस्पति होती है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो वनस्पति है वो सघन पाई जाती है। सघन क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो वर्ष भर ठीक ठाक वर्षा हो जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक हो जा रही है, बारिश हो रही है और धूप की किरणें भी सीधी पड़ रही है। तो इससे क्या हो रही है, यहाँ पे वनस्पति को उगने के लिए अच्छी दशा बन रही है। इसलिए क्या क्षेत्र है, सघन वनस्पति का क्षेत्र है। और यहाँ पे जो वृक्षों की कई प्रजातियां भी पाई जाती है। इस क्षेत्र की अगर हम उत्पादकता की बात करते हैं तो उत्पादकता अधिक है, जैव विविधता फिर अधिक होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे वनस्पति अधिक है तो जैव विविधता अधिक होगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सदाहरित वर्षावन पाए जाते हैं। दूसरा, अगर हम 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य की बात करते हैं, अगर हम 10 डिग्री अक्षांश और 20 डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य की बात करते हैं तो इस क्षेत्र को आपको सवाना प्रदेश कहा जाता है। अगर हम इस सवाना प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जाकर पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पूर्वी भाग होगा, मैं यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपका ग्लोब हो गया इसमें, सॉरी, ये आपका 20 डिग्री से 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि जैसे यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो ये वर्षा की मात्रा की ओर ये कम होते जाएगी। जो सबसे पूर्वी भाग होगा यहाँ पे ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, एक तो यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे, दूसरा इस क्षेत्र को वुडलैंड सवाना कहते हैं, क्योंकि बड़े वृक्ष है तो इसलिए इसको वुडलैंड सवाना, ये मैंने यहाँ लिखा है, वुडलैंड सवाना इस क्षेत्र को कहा जाता है। और जो मध्य वाला भाग है यहाँ पे हल्की कम वर्षा होती है, इसकी अपेक्षा कम वर्षा होती है, इसलिए ये जो क्या होता है, अर्धशुष्क क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं ये घास के रूप में पाए जाते हैं, मतलब हल्के, जो यहाँ के वृक्ष थे यहाँ तो लंबे वृक्ष थे, लेकिन जो ये वाला क्षेत्र है, अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वृक्षों की लंबाई है वो कम है। दूसरा, यहाँ वृक्षों के साथ साथ आपको घास भी देखने को मिलती है।
तो जो ये वाला प्रदेश है, मध्य वाला भाग, इसको जो है पार्कलैंड सवाना भी कहेंगे। ये वाला था वुडलैंड सवाना, जो पूर्वी वाला भाग है इसको वुडलैंड सवाना का, और जो मध्य वाला भाग है इसको पार्कलैंड सवाना कहा जाता है। और जो सबसे पश्चिम की तरफ भाग है इसको बोलते हैं ग्रासलैंड। यहाँ पे वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ पे वृक्षों की जो है कम मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे वृक्षों की जगह क्या मिलता है आपको? घास के मैदान मिलते हैं, इसलिए इसको ग्रासलैंड भी कहते हैं, ग्रासलैंड सवाना प्रदेश। तो ये था 10 से 20 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है इसको हमने सवाना प्रदेश नाम दिया है। और सवाना प्रदेश में हमने सबसे पूर्वी भाग को वुडलैंड सवाना कहा है, और मध्य वाले भाग को पार्कलैंड सवाना, और जो पश्चिमी भाग है उसको ग्रासलैंड सवाना प्रदेश कहा गया है। अब देखो, बाकी तो मैंने बता लिया है, फिर भी यहाँ पे हमने जो लिखा है कि एक ऐसा प्रदेश जहाँ मौसमी वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु आर्द्र होता है। शीत ऋतु में कम वर्षा होती है, इसलिए शीत ऋतु क्या होती है? शुष्क ऋतु होती है। आर्द्र का मतलब अगर किसी को पता नहीं है, आर्द्र और शुष्क में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, आर्द्र और शुष्क। आर्द्र का मतलब होता है कि इसमें ह्यूमिडिटी है, यानी इसमें वर्षा की मात्रा है, और शुष्क मतलब बिल्कुल सूखा सा आपको देखने को मिलेगा। अगर वनस्पतियों की बात करते हैं तो वनस्पतियों में आपके वनस्पतियां किसी विशेष मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पर्णपाती वनस्पतियां यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। अब चलते हम शीतोष्ण कटिबंध में। शीत उष्ण यानी ठंडा भी है लेकिन उष्ण भी है। तो ये अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की, तो शीतोष्ण कटिबंध का जो विस्तार है वो आपको देखने को मिलता है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य। ये प्रदेश जो आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम इस प्रदेश की विशेषता की बात करते हैं तो इस प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलता है कि इसमें सूर्य के प्रकाश की जो तीव्रता है वो उष्ण कटिबंध प्रदेश की तुलना में क्या है? कम होगी। दूसरा, शीत कटिबंध की तुलना में अधिक होती है। जो शीत कटिबंध है ऊपर वाला हो गया, और उष्ण कटिबंध आपका जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र हो गया, और शीत कटिबंध आपका जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य हो गया। तो ये इसके मध्य की जो दशाएं हैं ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। अगर हम तापमान की बात करते हैं तो सर्वाधिक तापमान आपको उष्ण कटिबंध क्षेत्र में देखने को मिलता है, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध में, और सबसे कम तापमान आपका शीत कटिबंध क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो 23.5 से 66 डिग्री के मध्य है का जो क्षेत्र है, यहाँ पे पछुआ पवनों का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। पछुआ पवनें ये इम्पोर्टेंट बनती है। अगर हम इनकी बात करते हैं, जो पछुआ पवनें होती है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पछुआ। पीछे से आ रही है, पश्चिम से इधर की तरफ बह रही है, पूर्व की तरफ। ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों में पश्चिम से प्रभावित होगी, ये अभी बताया है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा अधिक होती है। महाद्वीप के आंतरिक भागों में क्या होगी? कम वर्षा होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ दिशाएं उल्टी हो रही है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो पछुआ पवन का क्षेत्र है, क्योंकि ये पश्चिम से चल रही है, तो पश्चिम में जो सागर, यहाँ से सागर से जो जल प्राप्त करती है, और जो सबसे पश्चिमी भाग है यहाँ पे ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। फिर जैसे जैसे पवन आगे बढ़ती है तो यहाँ थोड़ा सा कम वर्षा होती है, और यहाँ जब इधर आते हैं इधर और कम वर्षा हो जाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ तुमको वृक्ष में देखने को मिल जाएंगे इस वाले क्षेत्र में, लेकिन जैसे मध्य वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं तो यहाँ पे में क्या है? कम वर्षा मिलती है, तो इसलिए यहाँ पे घास के मैदान मिलते हैं। और ये शुष्क क्षेत्र यहाँ पे हो सकता है मरुस्थल हो, हल्के घास के मैदान हो। तो शीतोष्ण घास जो घास के मैदान है, इसमें अगर हम देखते हैं तो जो अगर नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में आपको प्रेरी घास का मैदान देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर आप अर्जेंटीना में जाओ तो अर्जेंटीना में आपको पंपास घास का मैदान देखने को मिलता है, और यूरोप में स्टेपी घास का मैदान हो गया। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में आपको वेल्ड घास का मैदान देखने को मिलता है, और जो ऑस्ट्रेलिया में जब जाओगे तो आप वहाँ पे आपको ये डाउन्स घास का मैदान देखने को मिलता है।
ये जो क्षेत्र है सारे, यहाँ पे जो पशुपालन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पशुपालन के अलावा इस क्षेत्र में जो कृषि की प्रधानता भी देखने को मिलती है। तो ये जो घास के मैदान यहाँ पे दिए गए, ये सब जो उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो कि आपके 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य में पाए जाते हैं। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं, जो ये घास के मैदानी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जैव विविधता का ह्रास अधिक होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो अंतिम कटिबंध है वो है शीत कटिबंध प्रदेश। अगर शीत कटिबंध प्रदेश की बात करते हैं तो ये प्रदेश आपके 66.5 से लेके 90 डिग्री के मध्य देखने को मिलता है। अगर इस प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक तिरछा होता है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि जो सूर्य की तीव्रता है वो क्या होगी, कम होगी। अगर सूर्य की तीव्रता कम है तो फिर ऊष्मा कम होगी, ऊष्मा की प्राप्ति कम होगी। अगर ऊष्मा की प्राप्ति कम होगी तो यहाँ पे तापमान माइनस में जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अधिकांश समय क्या होता है, जो तापमान है हिमांक से भी नीचे होता है, जिस कारण यहाँ पे जो वर्षा ना होकर क्या होती है, सीधे बर्फ पड़ती है। यहाँ पे देखा है कि सतह के ऊपर पूरे वर्ष भर वर्षा पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। वनस्पतियों का विकास बहुत कम होता है इस क्षेत्र में। अगर हम यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मांस देखने को मिलेगा और लाइकेन देखने को मिलता है। यहाँ अगर इस प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे 7 से 8 महीने तो हिमपात होता है, 3 से 4 महीने बर्फ पिघलती है, और जो कुछ समय बचता है उस समय में यहाँ पे हल्की वनस्पतियां पैदा होती है। इस जो 3-4 महीने का काल होता है, इसे वनस्पति का वर्धन काल कहते हैं। ये वनस्पतियां अपनी पत्तियों को नीचे की ओर यहाँ अगर आप यहाँ की वनस्पतियों की बात करते हैं, जो इस प्रकार से इसके वनस्पतियां पाई जाती है, ये नीचे की तरफ होती है, झुकी होती है, ताकि ये क्या, जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ को आसानी से नीचे गिरा सके और ये स्वयं को क्या सुरक्षित रख सके। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार की जो वनस्पति होती है, इसको कोणधारी या फिर शंकु वनस्पतियां कहा जाता है। अगर हम इस वृक्ष की बात करते हैं तो ये अत्यंत मुलायम होता है, याद रखें ये मुलायम होता है। इनका उपयोग विशेषकर जो कागज उद्योग में किया जाता है। तो ये सब जो विशेषताएं थी, ये हम अक्षांश रेखाओं के माध्यम से पढ़ रहे थे। अब इसके बाद चलते हैं देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाओं से हम समय निर्धारण कैसे करते हैं। इससे जो समय का अध्ययन है वो देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। तो देशांतर रेखाओं की हम बात करते हैं तो पृथ्वी सतह पर ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखाएं हैं, ये हमने शुरू में बात की थी। ये क्या करते हैं, पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटती है। एक तो पूर्व वाला हो गया, पश्चिम वाला भाग, ये बातें पहले हो चुकी है। इसके अलावा इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा GMT कहा जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त रेखाएं हैं, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ से इस प्रकार से इसको 2 भागों में बांटती है, तो ये एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को ग्रिड, जब ये एक अक्षांश हो गई ये, और ये जो क्षेत्र हो गया, इसको एक ग्रिड कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को जो अटलांटिक महासागर क्षेत्र है, यहाँ पे इस क्षेत्र में इसको काटती है। ग्रीनविच की बात करते हैं तो पूर्व में 180 देशांतर होता है और पश्चिम में भी 180 देशांतर होता है, और इसके मध्य में आपका ग्रीनविच होता है। ग्रीनविच के पूर्व और पश्चिम में, अगर हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय को प्लस किया जाता है, अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं समय को माइनस किया जाता है। तो GMT का मतलब हो गया 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच मीडियन टाइम, ये GMT का मतलब हो गया। अगर हम इस रेखा की बात करते तो ये क्या ये जो है ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन,
अल्जीरिया, मार्ले, बुर्किना फासो, घाना दक्षिण अटलांटिक समुद्र से होकर गुजरती है। समय निर्धारण की जब बात करते हैं तो जब सूर्य किसी देशांतर पर लंबवत होता है तो उससे 12 बजे का समय कहा जाता है। जब भी सीधा पड़ता है देशांतर पर तो 12 बजे का टाइम होता है। इसीलिए आप देखेंगे जो प्राचीन काल में हमारे भारत में लोग समय निर्धारण के लिए एक मैदान में से डंडा सीधा रखते थे। तो अगर तो इस डंडे की छांव कहीं नहीं बन रही है, सीधा बन रहा है, तो उस समय समझ लो कि 12 बज गया था। तो उस समय ये समय निर्धारण की एक सबसे अच्छा तरीका था जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी। दूसरा क्या है कि यह प्रत्येक देशांतर की बात करें तो प्रत्येक देशांतर 4 मिनट भिन्न होते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं दो देशांतरों के मध्य की बात, तो ये दो देशांतरों के मध्य जो आपके 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। अब समय का निर्धारण कैसे करते हैं तो उसको देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से पूर्व से पश्चिम में विभाजित किया गया, अरे यार, देशांतर रेखाओं की सहायता से जो हम समय निर्धारण करते, पृथ्वी जो अपने अक्ष में घूर्णन करती है, ये सबको पता है, और घूर्णन करने में 24 घंटे में ये 360 डिग्री का कोण घूम लेती है। जब ये घूमती है तो पूरा एक 360 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इससे अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं, 24 घंटे हो गए और 360 डिग्री का हमारे पास क्या हो गया, कोण हो गया। तो 360 डिग्री कोण, और अगर हम 324 घंटे को मिनट में चेंज करते तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0 से 0 कट गया, 6 छक्का 36 हो गया, 6 बज गया, 6 चक्कू 24 हो गया। तो यानी अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री अक्षांश को, तो 1 डिग्री अक्षांश को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है हमारे पास, 4 मिनट का। यहाँ पे लिखा है कि 1 मिनट के मध्य का जो अंतर होता है 4 होता है। तो यहाँ से माना बाद ये दो देशांतर रेखाएं, अभी मैं ऊपर ही बता रहा था कि यहाँ से अगर यहाँ तक चलना है हमको, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको 4 मिनट का अंतर, 4 मिनट का समय लगता है। ये सूर्य की बात हो रही है, हमें नहीं, सॉरी माफ करना इस चीज के लिए। तो यहाँ पे ये समय निर्धारण किया गया है। तो जब हम पूरब की तरफ चलते हैं इस तरफ, तो हम समय को +4 करते जाएंगे, जितनी अक्षांश रेखाएं होगी, माना बात 30 अक्षांश, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है और हमने पूरब की तरफ 30 डिग्री अक्षांश चलना है, तो 30 के साथ आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आगे आपका 4 × 12, 120 मिनट, यानी 2 घंटे का अंतर। वैसे ही अगर हम इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे -4 कर देंगे, यानी 4 मिनट घटाते जाएंगे पश्चिम की तरफ, और पूरब की तरफ 4 मिनट बढ़ाते जाएंगे। तो 1 घंटे में, अगर हम 1 घंटे की बात करते तो 1 घंटे में आपके 15 डिग्री का 15 चौको 60 होता है, तो 15 डिग्री मतलब या 15 अक्ष जो है चलता है 1 घंटे को क्रॉस करने में। 1 घंटे में 15 डिग्री जो देशांतर रेखाएं क्रॉस होती है। अब है अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा की बात करते हैं, तो 180 देशांतर रेखाओं द्वारा 180 देशांतर रेखा पूरा करने पर जो 24 घंटे का समय लगता है। इससे स्थिति रेखा कहा जाता है, जो यहाँ पे सबसे जो इंग्लैंड में ये खींची गई है। जो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये जो है कई जगह पर जो इसको मोड़ा गया है। ये मोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे रीजन है कि एक देश में जो है 2 मानक समय बन रहा था। एक जो पश्चिम की तरफ आ रहा था पश्चिम वाला रहता, जो पूरब की तरफ था वो पूरब वाला था। तो 2 समय होने के कारण जो है ये जो लाइन है ये तिरछी खींची गई है, ताकि जो है एक देश में एक समय रहे या एक दिन रहे। तो 1984 की बात है, 1984 के समझौते के तहत जो है लंदन ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को GMT माना गया।
अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो जो जीएमटी है, इस लाइन के एक और अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग दिन है और यहाँ पे इसके पश्चिम में अलग दिन है। ये यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ से सीधे जा रही है, फिर साइबेरिया से होके फिर हल्की मुड़ रही है, यहाँ से फिर सीधे जाके फिर मुड़ रही है प्रशांत महासागर में, फिर ऐसे जाके मुड़ रही है। तो ये अगर ये आप देखेंगे तो ये लाइन जो पूरी लगभग इस प्रकार से खींची गई है ताकि जो ये दिन में अंतर न आए। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो क्वेश्चन बनता है दुनिया का सबसे पूर्वी भाग, तो आपका जापान हो गया। भारत की अगर मानक समय रेखा की बात करते हैं जिसको IST से लिखा जाता है तो वो है 82.5 डिग्री पूरब में। और ये जो है यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं जो हमारी भारत के जो समय रेखा हमने जो खींची है, ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होके जो ये लाइन गुजरती है। ये हमारा जो समय का निर्धारण करती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूरब में खींची गई है। अगर हम इसे ग्रीनविच से GMT से बात करते हैं तो ये 5.5 घंटे आगे है। ये याद रखेंगे। जब भी मानवाद ग्रीनविच में लंदन में 12 बज रहा है तो आप इसमें अगर इंडिया का टाइम निकालना है तो आप इसमें 5.5 घंटे और जोड़ देंगे तो ये 5:30 बजे आ जाएगा। अगर वहाँ 12 बज रहा है तो इंडिया में 5:30 बज रहा है। अगर वहाँ पे 2 बज रहा है तो इंडिया में 7:30 बज रहा है। भारत में जो है 2 टाइम जोन की मांग काफ़ी समय से ये चर्चा में है कि जो पूर्वी प्रदेश है भारत के, अगर हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रों में सूर्योदय पहले होता है, इससे क्या होता है, और पश्चिमी क्षेत्रों में सूर्योदय बाद में होता है। तो अगर हम अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात करते तो यहाँ पे कम से कम 2 घंटे का अंतर आ रहा है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में जो है सुबह 7 बजे सूर्योदय होता है। इस चक्कर से जो है यहाँ पे 2 समय जो 2 टाइम जोनों की मांग की बात काफ़ी समय से उठ रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं आज़ादी से पहले की बात करते हैं तो आज़ादी से पहले हमारे 2 टाइम जोन हुआ करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो है ये एक ही टाइम जोन रखा गया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? एक तो सोने के चक्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, कार्य करने के समय में समस्या आ रही है क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर गुजरात में 9 बजे ऑफिस खुल रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में भी 9 बजे ऑफिस खुल रहा है, जबकि वहाँ पे सुबह 2 घंटे पहले सूर्य निकल चुका है और यहाँ 2 घंटे बाद में। तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में रात पहले पड़ेगी, गुजरात में 2 घंटे बाद रात पड़ेगी, यानी कि उधर जो है लोगों को ज़्यादा जगह रहना पड़ेगा। दूसरा, बिजली की खपत अधिक होगी, कार्यालय जाने के समय में जो ये चेंज आ रहा है। अब सरकार का पक्ष क्या है, सरकार क्यों जो है ये टाइम जोन को जो है 2 टाइम जोन नए बना रही है, तो सरकार का अपने पक्ष है। उसमें सरकार का कहना है कि एक राष्ट्र एक संविधान की बात सरकार के द्वारा कही जाती है, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जो है इसको रखती है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि उत्तरी पूर्वी राज्यों के जो रेलवे सिग्नल है अभी भी जो है पूरी तरह से क्या है, ऑटोमेटिक नहीं है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो पहले ही जो हमसे क्या इकट्ठे हुए महसूस करते हैं, तो अगर हम एक नया टाइम जोन बना के दे देते हैं तो इससे फिर समस्याएं और हो सकती है। अब इसके समाधान क्या है? इसके समाधान हमारे पास हो सकते हैं जो स्कूल है, कार्यालय है, सरकारी भवन है, इन सब के जो समय सारणी में परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो अभी तक हमारी जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये हमने पूरी पढ़ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड या संबंधित आपके जो भी समस्याएं हैं, आपके डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी की गतियां। अगर हम पृथ्वी की गति की बात करते हैं तो पृथ्वी 2 तरह की गति करती है, एक हो गया घूर्णन गति और दूसरा हो गया परिक्रमण गति।
अगर हम घूर्णन की बात करते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। ये पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूरब इस तरह से ये घूमती है। ये इसकी घूमने की डायरेक्शन हो गई। इससे क्या होता है, जो पृथ्वी है ये एक घूर्णन पूरा करने में जो है कितना 24 घंटे का समय लेती है। अब इसके अगर हम घूर्णन गति के प्रभाव की बात करते हैं तो घूर्णन गति से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। एक तो आपके जो दिन रात है, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो दिन रात नहीं होंगे। यानी इससे सीधा सीधा पता चलता है जो घूर्णन गति है, घूर्णन से जो हमारे दिन रात होते हैं और दिन रात में अंतर, पृथ्वी की जो झुकाव है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इससे कारण होता है। दूसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना, इसके कारण जो दिन रात में अंतर होता है। कि अभी देखते होंगे आपकी, जैसे गर्मी का समय आता है दिन बड़े हो जाते हैं, सर्दियों के समय में दिन छोटे हो जाते हैं। तो इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण, ये परिक्रमण के कारण होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दूसरा, पृथ्वी जब अपन अक्ष पर क्या है झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के आकार पर घूर्णन का प्रभाव देखें तो ये पृथ्वी का, जब इसको हम पढ़ेंगे आगे कि ये आंतरिक कोर, आंतरिक जो भाग होता है इसको आंतरिक कोर कहते हैं। ये बाह्य कोर हो गया, ये मेंटल का भाग हो गया और सबसे ऊपर का क्रस्ट होता है। तो इस पर जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो आपने अपकेंद्री बल के बारे में पढ़ा होगा, अपकेंद्री बल लगता है जब इस प्रकार से घूमता है, मक्खन आपने लगते होगा जगह जब छाछ लगाते हैं तो केंद्र की ओर जो एक बल लगता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी घूमती है तो कोरियोलिस बल उत्पन्न होगा। अब कोरियोलिस बल क्या है, एक प्रकार का विक्षेपक बल है। विक्षेपक बल है जो क्या करता है, जो प्रभावित होने वाली प्रत्येक वस्तु या द्रव या फिर गैस में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब इससे जो कोरियोलिस बल है, इससे आप अगर देखेंगे जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप कोरियोलिस बल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा, ये क्या कोरियोलिस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन होता है। अगर आप इस प्रभाव से देखते हैं तो जो हमें पवनें होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें बाईं ओर मुड़ जाती है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है, ये हमने पढ़ा था। पृथ्वी के घूर्णन के कारण महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति भी होती है। ये इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण हम इसको मान सकते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो चुंबकत्व भी उत्पन्न होता है, ये भी याद रखेंगे। अब चुंबकत्व, जो पृथ्वी का चुंबकत्व है ये घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, और इस साउथ पोल के आसपास ये किरणें, ये जो इसका क्षेत्र है उसमें इसकी वो आ रही है किरणें। अगला है पृथ्वी का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल में क्या है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना, दीर्घवृत्तीय मार्ग पर गति। ठीक है, दीर्घवृत्तीय में अपसौर उपसौर आपने पढ़ा है। अपसौर की अवस्था कब होती है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, उस अवस्था को अपसौर कहते हैं। और उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी होती है, ये आप देखेंगे जो 3 जनवरी है, 3 जनवरी को पृथ्वी जो सूर्य है पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक होता है, और जो 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है। नहीं तो अगर इस समय जून के समय अगर सूर्य जो पृथ्वी के नजदीक होता है, जो 3 जनवरी को होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। 365 दिन और 1/4 दिन में एक चक्कर, जो ये पृथ्वी है ये अपना एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन पूरे लेती है, और 1/4 समय, यानी 365 दिन और मान के चल सकते हैं आप 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे के आसपास का ये समय लेता है एक चक्कर को पूरा करने में। इसीलिए जो एक लीप ईयर वर्ष आपने सुना है, जो लीप ईयर वर्ष आता है फरवरी में, वो इसी को 4 वर्षों को 6 जब 6 घंटे प्रत्येक वर्ष के बचते हैं तो 4 साल में पूरे एक दिन बन जाता है।
तो इसलिए एक अतिरिक्त दिन जो फरवरी के 29 को जोड़ा जाता है। दूसरा जो ये घूर्णन के चलो हम पृथ्वी घूर्णन और परिक्रमण का जो प्रभाव है हम उनको देख रहे हैं। तो इसमें एक तो मौसम में परिवर्तन भी इससे देखने को मिलता है परिक्रमण से। इसी के होता है अल्पकालिक समय में तापमान, वर्षा और आर्द्रता की दशा में क्या होता है परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु क्या होता है लंबे समय तक तापमान, वर्षा, आर्द्रता की दशा में स्थिरता देखने को मिलती है। जबकि मौसम में क्या होते हैं, मौसम में जो दिन में या फिर पर घंटे में या एक दिन के अंतर्गत उसमें चेंज देखने को मिल जाता है। जबकि जो जलवायु होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है, 100 साल तक जो बन सकती है, हो सकता है 50 साल तक बनी रहे, वो जलवायु होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 22 दिसंबर, ये हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें हमने बताया था दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को जो सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और 23 सितंबर को हमने कहा था कि जो कर्क रेखा है, सॉरी भूमध्य रेखा है, उसमें सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। और 21 मार्च को भी इसमें जब वसंत ऋतु होती है उस समय भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। और 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है कर्क रेखा में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, उस समय जो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु आपको देखने को मिलती है। और ये जो है सबसे 21 जून की बात करते हैं तो सबसे बड़ा दिन देखने को मिलता है, जबकि सबसे छोटी रात उस समय होती है। ये केवल कर्क रेखा की मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर की बात की जा रही है। कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश 21 जून को जो सीधा पड़ता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो उपसौर के कारण उत्तरी गोलार्ध में 10 से 14% तापमान अधिक होता है। अब सोचो अगर ये टेम्परेचर, अगर ये उपसौर की अवस्था आपके जून के आसपास बनती है तो यहाँ पे टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री देखने को मिल सकता था। जबकि अपसौर के कारण क्या होता है, अब जो अपसौर है, अपसौर के जो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य को ये क्या होते हैं सूर्य की तीव्रता कुछ कम होगी जो 10 से 14 डिग्री तक जो है तापमान को कम करता है। तो अगला है सूर्य तप। सूर्य तप में क्या हो गया, जो सूर्य से किरणें आ रही है, प्रकाश आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उस कितनी एनर्जी किस क्षेत्र में जा रही है, वो सूर्य तप के अंतर्गत देखने को मिलता है। सूर्य तप में देखें सूर्य का मतलब सूर्य तप मतलब उष्मा हो गया, यानी इसको सूर्य का प्रकाश जिसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब ये सूर्य है, यहाँ पे सन, इसको थोड़ा सा लाइट कलर में हम लेंगे। यहाँ से सूर्य से जब किरणें निकलती है इसको बोलते हैं लघुतरण विकिरण के रूप में। यहाँ से हमारे पास सूर्य की किरणें देखने को मिलती है। ये पृथ्वी पर जब पड़ती है यहाँ पे, और ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के पास जब पहुंचते तो यहाँ तक पहुंचने से पहले जो कहीं प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, कहीं का अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सूर्य का तप को जो है प्रभावित करने वाले सबसे पहले हम कारकों की बात करते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पहला कारण हो गया। इसके अलावा पृथ्वी का झुकाव हो गया, सूर्य के प्रकाश का तिरछापन हो गया, और वनस्पतियों की उपस्थिति हो गई, और सूर्य दब्बे हो गए। ये सब जो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। अगर हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे आप कि उपसौर की अवस्था में अधिक ताप प्राप्त होता है, जबकि अपसौर की स्थिति में जो कम ताप प्राप्त होता है। अगर हम पृथ्वी के झुकाव की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है पृथ्वी के झुकाव के कारण। तीसरा है सूर्य के प्रकाश का तिरछापन। इससे क्या होता है, प्रकाश को जो है वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे क्या होगा, प्रकाश का क्षय होता है और पृथ्वी की सतह पर कम प्रकाश की प्राप्ति होगी।
अगर दूरी कम है तो फिर प्रकाश का क्षय कम होगा। अगर प्रकाश का क्षय कम होगा तो फिर हमारे पास जो प्रकाश की तीव्रता है या प्रकाश की प्राप्ति है वो क्या होती है, अधिक होती है। अब दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है उसमें एक आ गया आपका वनस्पति और वनाच्छादन। सूर्य का प्रकाश जो है वनस्पतियों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे क्या होता है, तापमान में कमी देखी जा सकती है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ। सूर्य धब्बे किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? तो सूर्य की प्रकाश जो है प्रकाश मंडल में निर्मित सूर्य धब्बों का जीवन काल क्या होता है, 11 से 12 वर्ष होता है। और इस क्षेत्र में जो जो प्रकाश है उसकी तीव्रता जो ऊष्मा है उसकी मात्रा कम होती है। ये यहाँ पे सूर्य की संरचना बनी हुई है। जो सबसे भारी मंडल है इसको यहाँ पे कोरोना कहा जाता है। फिर ये दूसरा होता है आपका वर्णमंडल, और ये तीसरा यहाँ पे जो है ये प्रकाश मंडल हो गया, और सबसे मध्यम वाला भाग है इसको क्रोड कोर कहते हैं। अब देखते हैं ये थे सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ते हैं सूर्य तप का प्रभाव। सूर्य तप का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, पृथ्वी की सतह का प्रकाश ऊर्जा का प्राप्त, ये क्या है, एक परंपरागत स्रोत है। वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में देखते तो वायु मंडल, वायु का मतलब हो गया गैसों का मिश्रण, मंडल का मतलब हो गया घेराव। तो पृथ्वी के चारों ओर एक चादर के रूप में गैसों का मिश्रण आपका क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक चादर के रूप में परतों में गैसों का मिश्रण वायुमंडल कहलाता है। अगर हम गैसों की बात करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में आपको वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% देखने को मिलती है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है 21% आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है। जो शेष गैसें हैं वो है 1%, जिसमें आपके आर्गन आ गया, जीनोन आ गया, नियोन आ गया, CO2 आ गया, जलवाष्प आ गया, और इसके अलावा कई अन्य गैसें भी हैं जो इसके अंतर्गत आती है। तो ये पृथ्वी के अगर हम मंडल की बात करते हैं तो सबसे नीचे आता है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की अगर हम दूरी की बात करते हैं तो 12 से 18 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल के ऊपर हमको समताप मंडल देखने को मिलता है जो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल आपका 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और फिर उसके बाद जो आयन मंडल है या इसको ताप मंडल भी कहते हैं, तो ये 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद जो वायु मंडल है ये आपके 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया और मध्य मंडल हो गया, इसको बोलते हैं सममंडल। जबकि जो ये वायुमंडल और आयन मंडल हो गया इसको बोलते हैं विषम मंडल। तो हम शुरू करते हैं क्षोभ मंडल से। अभी हमने ये मैप में देखा था कि पृथ्वी का सबसे जो ऊपर सबसे शुरुआती निचले परत है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो सबसे जो निम्न है, जहाँ निम्न पाई जाएगी वो है 6 किलोमीटर, और अधिकतम कितनी है, 18 किलोमीटर, ये इसकी ऊंचाई पाई जाती है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई 8 से लेके 18 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोपॉज कहते हैं। मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है इसमें मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं। पृथ्वी के पास सबसे निचले स्तर पर जो है ये मंडल पाया जाता है। अगर इस मंडल की बात करते हैं तो इस मंडल पर जो पृथ्वी के सतह के तापमान का प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर ताप अधिक है तो वहाँ पे वायु दाब क्या होगा, कम होगा, और जहाँ ताप कम है वहाँ पे वायु दाब अधिक देखने को मिलता है। अगर ताप प्रवणता की बात करते हैं तो ताप प्रवणता में यहाँ पे अंतर पाया जाता है। सबसे ऊपरी सीमा को जो है आपकी क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों में आपको अलग अलग देखने को मिलती है। सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अगर आप जी ग्रेविटी की बात करते हैं तो जो ये फॉर्मूला दे रखा है, G इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू
कैपिटल G इंटू ME/RE²। ME का यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान और RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। विषुवत रेखा पर जो है गुरुत्व सबसे कम होता है, जबकि अगर आप ध्रुवों पर जाते हैं तो ध्रुवों पर गुरुत्व कम पाया जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ध्रुव है, इसी कारण क्या होता है, विषुवत रेखा पर जो क्षोभ सीमा होती है वो उसकी ऊंचाई की ऊंचाई जो सर्वाधिक होती है, जबकि अगर हम ध्रुवों की बात करते हैं तो ध्रुवों पर जो क्षोभ सीमा है उसकी ऊंचाई कम होती है। ये लगभग 6 से 8 किलोमीटर पर ध्रुवों पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई देखने को मिलती है, जबकि विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर तक जो है क्षोभ सीमा की ऊंचाई देखने को मिलती है। क्षोभ सीमा पर मौसम का प्रभाव भी पड़ता है। गर्म मौसम की बात करते तो गर्म से क्या होता है, तापमान अधिक होता है। तापमान, अगर मौसम गर्म है तो तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक है तो क्षोभ सीमा की ऊंचाई बढ़ जाती है, जिससे जो संवहन की दशाएं हैं, संवहन की दशाएं इस अवस्था में उत्पन्न होती है। जबकि जब मौसम ठंडा होता है तो तापमान कम होगा, अगर तापमान कम है तो इससे क्या होती है, क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम हो जाती है। क्षोभ मंडल में सतह से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में कमी होती है, जबकि 1000 मीटर पर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस ताप कम होता है। इसे जो सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में विषुवत क्षेत्र में कम होता है। दूसरा मंडल है समताप मंडल। अगर हम समताप मंडल की बात करते हैं तो समताप मंडल में क्षोभ मंडल व समताप मंडल को अलग करने वाले संक्रमण क्षेत्र क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल व मध्य मंडल को अलग करने वाला संक्रमण क्षेत्र समताप सीमा कहलाता है। अगर हम समताप मंडल की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक देखी जा सकती है। अगर तापमान की बात करते हैं तो तापमान लगभग क्या रहता है, यहाँ पे समान रहता है। दाब में अंतर नगण्य देखने को मिलता है। अगर हम वायु का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर जो घटना है वो कम देखने को मिलती है। अगर हम इस मंडल की बात करते हैं तो इस मंडल में जो हवाई जहाज या फिर अन्य वायुयानों का उड़ाया जाता है वो इसी मंडल के अंतर्गत उड़ाया जाता है। इस मंडल में जो निचली परत में क्या है, ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस O3, ये यहाँ पे ओजोन की संरचना के बारे में दिखाया गया है, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। ये सल्फर सिद्धांत है, O3 प्लस SO, जहाँ से SO2 बनता है और टूट के ऑक्सीजन निकलता है। दूसरा नाइट्रस सिद्धांत भी है। अब समताप मंडल के बनने वाले विशेष प्रकार के बाजे बर्फ के विशेष प्रकार के बादल जो ओजोन निर्माण की प्रक्रिया को रोक देते हैं। प्रभाव की बात करते हैं। सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें क्या पृथ्वी की सतह पर पड़ेगी, जिससे क्या होता है, ग्लेशियर पिघलने की समस्या उत्पन्न होती है, प्रवाल विरंजन की समस्या होती है, समुद्र की मात्रा में वृद्धि होगी। और अगर देखते हैं तो तटवर्ती क्षेत्रों के जो भूम जल में है वो खारे पानी का प्रवेश बढ़ जाएगा, जिससे जो है पानी पीने लायक नहीं रहेगा। दूसरा जो समुद्री द्वीप है वो डूबने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा त्वचा कैंसर होने की समस्या बढ़ जाती है। ये वैश्विक तापमान की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। ये सब जो ओजोन क्षरण के नुकसान है। तो इसके लिए भी जो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो अपनाया गया था, दूसरा जो किंगाली समझौता हुआ है, ये ओजोन को रोकने का प्रयास किया गया। अब चलते हैं मध्य मंडल में। मध्य मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल व ताप मंडल को अलग करने वाला जो संक्रमण क्षेत्र है उसको मध्य सीमा के नाम से जानते हैं। वह समताप मंडल और जो मध्य मंडल है इसको अलग करने वाले जो सीमा होती है उसको बोलते हैं समताप सीमा। उल्काएं जब इस मंडल में प्रवेश करती है, मध्य मंडल में मध्य मंडल में प्रवेश करती है तो वे जलकर नष्ट हो जाती है। इसके बाद जो सबसे बाहरी मंडल है वो है आयन मंडल या ताप मंडल। इस
मध्य सीमा तथा इसके मध्य सीमा और वायु जो आयन मंडल है इसके मध्य की सीमा के नीचे 80 से जो 500 किलोमीटर के बीच में ये पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर चारों ओर आयनों का समूह गैसें आयनों के रूप में विद्यमान है। तापमान अधिक होता है जिससे क्या होता है, गैसों के आयनीकृत होने के कारण रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है, जिससे ये पुनः सतह पर वापस भेज देता है। इससे पृथ्वी पर संचार व्यवस्था में सहायता मिलती है। तो जो जितने हमारे संचार से रिलेटेड उपग्रह लगाए गए हैं वो सब जो आपके मध्यमंडल में देखने को मध्यमंडल या आयन मंडल या तापमंडल में देखने को मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में चमकते हुए आयनों को अरोरा बोरियोलिस, जब आप देखते होंगे तो जो चमकते हुए आयन है उनको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी गोलार्ध में इसी को जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम से जाना जाता है। अब जो अंतिम है हमारा वो है वायुमंडल। यह गैस विरल अवस्था में पाई जाती है। यह सबसे वायुमंडल है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 500 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक जो है या 1,00,000 किलोमीटर तक जो इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। अब है वायुमंडल का रूपांतरण। वायुमंडल के रूपांतरण का प्राकृतिक कारक है इस समस्थानिक प्रक्रियाएं। दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जंगलों में आग लगना, अल नीनो की घटनाएं। अगर मानवीय कारक की बात करते हैं तो मानवीय कारक में आता है आपका निर्वनीकरण, औद्योगिकरण, जंगलों में आग लगने की समस्या, इसके अलावा नगरीकरण हो गया, और ऑटोमोबाइल और मोटर वाहनों का अधिक उपयोग, घरेलू ईंधन का इस्तेमाल, जेट प्लेन, वायुयान, ये सब जिसके प्रभाव है कारण है। अगर हम प्रभाव की बात कर रहे हैं कि इससे क्या प्रभाव है, तो एक तो वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। दूसरा, नगरीय उष्मनद्वीप की समस्याएं बढ़ रही है। अब ये नगरीय उष्मनद्वीप क्या होता है, नगरीय क्षेत्र में लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, नगरीय क्षेत्र में कई समस्याएं उत्पन्न होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो है आपके परिवहन निर्माण, आवास निर्माण आदि, जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगलों का निर्माण करते हैं। यानी कंक्रीट के जंगलों का मतलब हो गया जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, नगर का तापमान आसपास के जो गांव है उसकी अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है या अधिक गर्म होता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, नगरीय उष्मनद्वीप कहते हैं। इसके कारण क्या है, एक तो आपका औद्योगिक विकास हो गया, ग्रीन बेल्ट का अभाव हो गया, निर्वनीकरण, अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं। दूसरा, कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, इमारतों को अधिक निर्माण किया जा रहा है, इमारतों में जो है शीशों का उपयोग अधिक किया जा रहा है, जिससे हीट अधिक जनरेट हो रही है। प्रभाव देखे तो आसपास की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। दूसरा, कूलर, एसी, फ्रिज का अधिक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बिजली की अधिक खपत हो रही है। दूसरा, मानसून पर इसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम समाधान की बात करते हैं तो इसका समाधान क्या हो सकते हैं कि आप ग्रीन बेल्ट का विकास करो, ग्रीन मफलर का विकास किया जाए, ग्रीन इमारतों का निर्माण किया जाए, प्राकृतिक कूलिंग का निर्माण किया जाए, जिससे जो है प्रकृति को नुकसान कम हो सके। तो ये थे आज का हमारा विषय। अब हम कल तापमान से शुरू करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा।